Hello friends, myself Nivedita Mission. You all are welcome to my YouTube channel Study with Nivedita. आज हम क्लास 10 बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा रेस्पिरेशन का। लास्ट वीडियोस में हमने डाइजेशन कंप्लीट किया, अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट है रेस्पिरेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हम फूड से एनर्जी रिलीज करते हैं, फूड से एनर्जी का इंटेक करते हैं, उस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड, किसके थ्रू? फूड के थ्रू क्या कहलाता है? हमारा रेस्पिरेशन। देखिए, दिस प्रोसेस टेक प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ द बॉडी। अब ये प्रोसेस होता कहाँ है हमारी बॉडी में? सो इनसाइड द सेल्स ऑफ आवर बॉडी, हमारे बॉडी के सेल्स के अंदर ही ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस इंटेक करता है। आगे आप पढ़ेंगे रेस्पिरेशन का कौन सा पार्ट सेल के किस ऑर्गेनेल्स में होता है। अब देखिए, इन दिस प्रोसेस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड, फूड के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी को रिलीज करता है। प्रोसेस क्या है? देखिए, ऑक्सीजन जब फूड के साथ रिएक्ट करता है तो एनर्जी रिलीज करता है एंड वेस्ट प्रोडक्ट CO2 एंड H2, और उसके साथ साथ और किन चीजों का रिलीज करता है? एनर्जी के साथ साथ वेस्ट प्रोडक्ट्स। वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इसमें किया गया, इसने ऑक्सीजन के यूज से फूड को रिएक्ट कराया और उसके बाद से एनर्जी रिलीज की। एनर्जी हमारे लिए यूजफुल थी, एनर्जी उसने रिलीज की और उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट जो बच गया उसे भी बॉडी से रिलीज आउट कर दिया। वेस्ट प्रोडक्ट क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रोसेस हमारा आता है ब्रीथिंग। ब्रीथिंग जो रेस्पिरेशन के लिए मोस्ट एसेंशियल पार्ट है रेस्पिरेशन का, ब्रीथिंग। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वो प्रोसेस जिसमें इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनटेक करते हैं हम, ऑक्सीजन को लेते हैं एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से रिलीज आउट करते हैं, बाहर निकालते हैं, वो प्रोसेस हमारा ब्रीथिंग कहलाता है। इसी को हम लोग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इनहेलेशन क्या है? देखिए, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हमने इनटेक किया, मींस ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया, तो ये प्रोसेस हमारा इनहेलेशन हो गया। एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिलीज किया हमने, मींस उसको एक्सहेल किया, सो दिस इज एक्सहेलेशन। तो ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग जस्ट इन्वॉल्व इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम बॉडी। अब देखिए रिएक्शन क्या होता है, ये जो रेस्पिरेशन है इसका रिएक्शन क्या होता है? पहले हमारी बॉडी ने ब्रीदिंग के थ्रू ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन के साथ ये जो फूड है, ये फूड हमेशा ग्लूकोज के फॉर्म में यूज होता है। किसके फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में। हम जानते हैं जब फूड डाइजेस्ट होकर हमारी सेल्स तक पहुंचता है तो वो किस फॉर्म में होता है? ग्लूकोज के फॉर्म में। तो ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या बना रहा है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये टोटल रिएक्शन था। देखिए क्या हो रहा था यहाँ? ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड, ऑक्सीजन फूड यानी कि ग्लूकोज के साथ रिएक्ट किया टू रिलीज एनर्जी, एनर्जी रिलीज की एंड वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। वेस्ट प्रोडक्ट क्या था हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये था हमारा रेस्पिरेशन की डेफिनेशन। उसका प्रोसेस कहाँ पर होता है? सेल्स में होता है। ब्रीदिंग क्या है और उसके बाद रिएक्शन क्या है? रेस्पिरेशन। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन के टाइप्स के बारे में। रेस्पिरेशन के मेनली दो टाइप्स होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन वो होता है जिसमें रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के यूज के साथ होता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज नहीं होता है। तो इसको हम लोग एक डिफरेंस के फॉर्म में पढ़ लेते हैं, ज्यादा इजी होगा। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? विथ ऑक्सीजन, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का यूज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन विथ ऑक्सीजन, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन विदाउट ऑक्सीजन, यानी कि ये रेस्पिरेशन बिना ऑक्सीजन के होता है। इट रिलीजेस मोर एनर्जी, एरोबिक रेस्पिरेशन में ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन में लेस एनर्जी, कम एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन देख लेते हैं। देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज, ग्लूकोज जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के ही अंदर पाइरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। पाइरुवेट एक, तो देखिए पाइरुवेट क्या है? 3 कार्बन एटम कंपाउंड है।
3 कार्बन एटम कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला होता है CH3C COOH और डबल बॉन्ड O। ये हमारा पायरुवेट होता है, पायरुवेट जिसे हम पायरुविक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लूकोज हमारा साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये प्रोसेस यहाँ तक सिमिलर है, एरोबिक एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ये प्रोसेस यही है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, पायरुवेट में कन्वर्ट होने के बाद जैसा कि हम जानते हैं ऑक्सीजन के यूज के साथ ये रेस्पिरेशन हो रहा है, तो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल को ऑर्गेनेल हम जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जिसे साइट ऑफ एनर्जी भी कहते हैं, तो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 6 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O वाटर और 38 ATP एनर्जी। एटीपी क्या है देखिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये एनर्जी है, हमारी एनर्जी हमारे बॉडी में एटीपी के फॉर्म में स्टोर्ड होती है और एडीपी यानी कि एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के फॉर्म में मूव करती है। तो बॉडी हमारी बॉडी में एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर्ड होती है, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या है हमारा, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जबकि हमारे बॉडी में जब वो एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी, जब हमें उस एनर्जी की जरूरत होती है तो वो एनर्जी हमारी बॉडी में एटीपी के फॉर्म में मूव करती है। किस फॉर्म में मूव करती है, एडीपी के फॉर्म में। ठीक है, एडीपी क्या है, बस यहाँ एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट है और ये डाई है। ठीक है, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। तो स्टोर्ड किस फॉर्म में है, एटीपी के फॉर्म में, और जब मूव करेगी तो एडीपी के फॉर्म में। तो इसमें क्या हुआ देखिए, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में टूटा। ये पायरुवेट जब ऑक्सीजन इसमें मिक्स हुआ तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके पायरुवेट ने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और 38 एटीपी एनर्जी का फॉर्मेशन किया। कितनी एनर्जी फॉर्म हो रही है एक रिएक्शन में, 38 एटीपी एनर्जी फॉर्म हुई। तो ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब देख और एक और चीज देखिए, ये जो प्रोसेस है ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होने का, इस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये प्रोसेस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। देखिए ग्लाइकोलिसिस क्या है, द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज पायरुविक एसिड या पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। तो ये था हमारा ग्लाइकोलिसिस, ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। फिर जब पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्रेब्स साइकिल कहते हैं। क्रेब्स साइकिल आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी बस आप ग्लाइकोलिसिस जानिए। ग्लाइकोलिसिस क्या है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में कन्वर्ट होना ग्लाइकोलिसिस कहलाता है। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन की साइड क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये था हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम आते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन पे। जैसा कि हम जानते हैं ये विदाउट ऑक्सीजन होता है और इसमें लेस एनर्जी रिलीज होती है। रिएक्शन क्या है देख लेते हैं। ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म कन्वर्ट इनटू पायरुवेट। ठीक है, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ, वही ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेम था। लेकिन अब देखिए यहाँ पे तो पायरुवेट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में तो पायरुवेट के साथ ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है। तो ऑक्सीजन के साथ ना रिएक्ट करके ये पायरुवेट डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर ही, जब उसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। इथेनॉल जिसे C2H5OH, हमारे ये अल्कोहल का एक फॉर्म है, 2 कार्बन कंपाउंड, 2 कार्बन एटम का इथेनॉल। जब पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है और 2 ATP एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, कितनी एनर्जी रिलीज की उसने, 2 ATP। तो इसमें क्या कम एनर्जी रिलीज हो रही है। आप देख रहे हैं, देखिए ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के साथ पायरुवेट में सेम प्रोसेस था। ठीक है, लेकिन जब पायरुवेट को यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिला तो वो पायरुवेट साइटोप्लाज्म के अंदर इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया। इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया जिसे हम इथिल अल्कोहल भी कहते हैं। तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे कोई कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं मिला हमें।
बस इथेनॉल मिला और साथ में 2 ATP एनर्जी। तो ये था हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एक और पार्ट आता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। देखिए, मसल्स क्रैम्प के बारे में पूछा जाता है। आपने देखा होगा जब एथलीट्स ज्यादा देर तक दौड़ लेते हैं लगातार, जो हम या फिर हम ही कोई कॉन्टिन्यूअस वर्क करते हैं अपने मसल्स के थ्रू, तो थोड़ी देर बाद हमारे मसल्स में कुछ दर्द होने लगता है, कुछ क्रैम्प्स हो जाते हैं। ये क्रैम्प्स होने का रीजन क्या है? तो मसल क्रैम्प्स का रीजन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। देखिए होता क्या है, जब हम ज्यादा हार्ड वर्क कर लेते हैं तो हम देखते हैं हमारी ब्रीथिंग रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीथ करने लगते हैं। और फिर भी अगर हमारी मसल्स को ऑक्सीजन की कमी होती है तो वो इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन, वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करने लगती हैं। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्यों करती हैं? क्योंकि उन्हें उस टाइम पे जब हमारी बॉडी ज्यादा वर्क कर रही होती है तो उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है सफिशिएंट अमाउंट में। जब उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो हमारी मसल्स जो होती हैं वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती हैं। और जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन जब मसल सेल में होता है, तो ये अलग प्रोडक्ट फॉर्म करता है, तो रिएक्शन चेंज हो जाता है। देखिए क्या होता है, ग्लूकोज तो रहेगा ही, ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के अंदर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हमारा पायरुवेट में। पायरुवेट बोलिए या पायरुविक एसिड बोलिए, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। अब देखिए उसे ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बहुत कम ऑक्सीजन मिल रहा है जिसके थ्रू वो रेस्पिरेशन नहीं कर सकती है हमारी मसल्स से। तो ये पायरुवेट क्या होगा? ये पायरुवेट अगेन साइटोप्लाज्म के ही अंदर, कहाँ पर? मसल सेल में। ठीक है, मसल सेल के अंदर की केवल रिएक्शन है ये कि मसल सेल में साइटोप्लाज्म के अंदर ये पायरुवेट लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, लैक्टिक एसिड और फिर वही अगेन 2 ATP एनर्जी हमें मिलती है। तो देखिए यहाँ इथेनॉल नहीं फॉर्म हुआ, यहाँ लैक्टिक एसिड फॉर्म हुआ। ये लैक्टिक एसिड के फॉर्म होने का केस केवल मसल सेल के अंदर होता है। टोटल रिएक्शन क्या है? ग्लूकोज इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज ने क्या फॉर्म किया? पायरुवेट फॉर्म किया। ये पायरुवेट जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिला, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसने साइटोप्लाज्म के ही अंदर, मसल सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर इसने लैक्टिक एसिड बनाया और साथ में 2 ATP एनर्जी रिलीज की। तो वो जो मसल्स क्रैम्प होते हैं, जब हमें हमारी मसल्स को प्रॉपर सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है तो वो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन कर लेती हैं, और यही लैक्टिक एसिड रीजन होता है मसल्स क्रैम्प के लिए। ठीक है, ये लैक्टिक एसिड जब बॉडी में फॉर्म होने लगता है तो वो जगह जगह पर हमारी बॉडी में पेन क्रिएट करता है, मसल्स के अंदर वो पेन क्रिएट करता है। क्यों? ये लैक्टिक एसिड। ठीक है, और इस लैक्टिक एसिड मतलब मसल्स क्रैम्प को ठीक करने के लिए, मसल्स क्रैम्प का क्योर क्या है कि आप वार्म वाटर मसाज लें या ऐसा कुछ करें जिससे ये लैक्टिक एसिड जो है वो बनना रुक जाए। पहली बात तो प्रॉपर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन का इंटेक करें, इनहेल करें, ताकि ये लैक्टिक एसिड बनना रुक जाए। और उसके बाद से इस लैक्टिक एसिड के एक्यूमुलेशन को कम करने के लिए वार्म वाटर का यूज एथलीट्स करते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में मेनली पूछा जाता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड मसल्स क्रैम्प। ठीक है, तो आपको ये पूरा प्रोसेस विथ रिएक्शन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस। रेस्पिरेशन हमने देखा, ब्रीदिंग देखी, उसके बाद रेस्पिरेशन के टाइप्स देखे, एरोबिक रेस्पिरेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन और मसल सेल के भी अंदर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं उसे आंसर करूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।